नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार चुनावी माहौल है, चुनाव चला हुआ है। आज सतपाल पहलवान के पास हैं और रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को लेकर खास तौर से पहलवान जी से पूछेंगे। और इनेलो परिवार से भी बेहद नाता रहा है पहलवान जी का। दुष्यंत चौटाला का जो विरोध चल रहा है और अभय सिंह चौटाला की राजनीति को भी फिलहाल कहाँ देखते हैं, तमाम बातें हैं मैं आज इनसे पूछ लेता हूँ। पहलवान जी, दीपेंद्र हुड्डा के साथ आप लगे हुए हैं फिलहाल, तो क्या आपका अनुभव है, कैसा चुनाव है उनका चल रहा है? चुनाव फंस रहा है या ये चुनाव निकल रहा है? सबसे पहले तो प्रवीण जी, मैं अपनी तरफ से आपको और आपके सभी व्यू साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जहाँ तक चुनाव की आप बात कर रहे हो, चुनाव तो अब की दफ़ा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि माहौल इस किस्म का है कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस चुनाव को अब की बार 2 लाख मतों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कैंपेन चला हुआ है, हर एक कार्यकर्ता मेहनत से लगा हुआ है, उन बातों को देखते हुए फिर लोगों की अंदरूनी जो आत्मा है, जो भावना लोगों की है, वो भावना अब की बार ये है कि भाई पिछली बार हमने दीपेंद्र हुड्डा जी को चुनाव हरा करके बहुत गलत काम किया। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी में लोग जो आने वाली राजनीति है उसका भी भविष्य अक्ष देखते हैं लोग। हरियाणा प्रदेश की राजनीति के में अगर अगला चेहरा कोई उभरेगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं प्रवीण जी, आज की बात को ना देख कर भविष्य की बात को भी देख कर चलते हैं। तो हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हों, कांग्रेस के तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा हो, जिस प्रकार से हर समाज विरोध करने लग रहा, तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि चुनाव दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। सतपाल पहलवान कब से जिम्मेदारियों से बच के औरों पे पासा फेंकने लगे? जिस तरह आपने तो एक संभावना जता दी, लोग ये सोच रहे हैं, लोग वो सोच रहे हैं। सतपाल पहलवान क्या सोच रहे हैं, आपके नेता क्या सोच रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो चीज़ें ग्राउंड पे कुछ हैं आप लोगों के पास बताने के लिए कि भैया ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, यहाँ से ये बढ़ोतरी हुई, ये कोई नया चेहरा शामिल हो गया, ये नए कार्यकर्ता शामिल हो गए, वो बताइए ना ग्राउंड पे कि ये है हमारे पास। ये तो संभावनाएं जता दी। और जब एक 25 साल तक जिस व्यक्ति ने संगठन चलाया हो, वो सारा कड़पे जेवड़ा संभावनाओं पे कब से डालने लगे? मैं जैसा कि आपने प्रश्न करा कि आप पासा आप दूसरों के ऊपर भगा रहे हो, मैं दूसरों के ऊपर पासा नहीं भगा रहा। हमारी जज्जर हल्के की कल भी मीटिंग हुई थी। 14 तारीख को जज्जर में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मीटिंग है, रैली है, मीटिंग नहीं सॉरी। तो उसके लेकर के कल पूरे हल्के के कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपने यादव धर्मशाला में हुई थी। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी गीता भूकल जी हैं, वो अपने हल्के के गांव-गांव दौरे कर रही हैं। कुलदीप जी हैं, वो बादली हल्के के गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं। रघुवीर जी ने आपके समक्ष अभी रैली करी थी। प्रत्येक कार्यकर्ता मतलब अपने जितनी जिसके अंदर कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी से इस चुनाव में लगा हुआ है। और दूसरी बात, जो लोगों की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, वो इस बार ये है कि भाई अब की बार दीपेंद्र को तो जिताना ही जिताना है, क्योंकि लोग काफ़ी खामियाजा भुगत चुके। आप अनेक सोशल मीडिया पे देखते होगे, बार बार लोग ये की बात कहते हैं कि भाई अरविंद शर्मा तो MP बनने के बाद दर्शन ही नहीं दिए, कभी ग्रांट भी पूरी नहीं बांट पाए। जो व्यक्ति लोकसभा में 4 बार जा चुका हो और वो व्यक्ति अपनी ग्रांट को भी नहीं खर्च कर पा रहा हो, तो फिर जनता उससे किस कार्य की उम्मीद करेगी? लोग बाग जो हैं अब की बार पूरे का पूरा मन बनाए हुए बैठे हैं कि अब की बार ना केवल, और मैंने एक बात और कही थी एक दिन एक इंटरव्यू में कि रोहतक वाली सीट को आप छोड़ कर चल दो। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस किस्म का माहौल प्रदेश के अंदर आज बना हुआ है ना, जहाँ भी कहीं जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। विरोध तभी तो होता है ना जब लोगों में नाराज़गी होती है, नहीं तो लोग स्वागत कर रहे हैं। जब नाराज़गी है तो लोग विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने सवाल कराया, जननायक जनता पार्टी का सवाल कराया कि भाई अपने दुष्यंत जी का विरोध हुआ, लोगों में नाराज़गी है। किस बात की नाराज़गी है? लोगों से आप वोट मांगते हो, किसान का आप नारा देते हो, किसान के हितैषी होने का आप दम भरते हो,
और जब किसान की बात आती है तो आप किसान के साथ खड़े नहीं होते। 13 महीने तक लगातार आंदोलन चला, हजारों किसान शहीद हो गए, तब दुष्यंत जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। दुष्यंत जी ने आगे आना चाहिए था। दुष्यंत जी चौधरी देवीलाल जी के नाम की राजनीति करते हैं। आज मैं उसमें भी आएंगे। दर्शक बेहद समझदार होते हैं। आप सवाल को गोल गोल घुमा रहे हो, आप कह रहे हो मन की बात, अंतरात्मा की आवाज़। ये तो धार्मिक डेरों में चलती हैं ये बातें। राजनेता कब से कोई डिटेक्टिव मशीन है आपके पास की स्कैन कर लिया, एक्सरे कर लिया या लोग आ गए? अब आप सुनिए ध्यान से। आपने बेरी रैली का जिक्र किया, खाली कुर्सियाँ देखी होंगी, कैमरे से कोई चीज़ें नहीं छुपती। बादली रैली भी आपने देखी होगी, जज्जर रैली भी आप देख लीजिएगा। इतनी अंतरात्मा की आवाज़ लोगों की आ रही है कि खुद के गढ़ में एक 10,000 की रैली नहीं हो पा रही है। तो ये लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ तो दिखती है ना। ऐसा है प्रवीण जी, आप इस बात को अन्यथा ना लें। आज किसान जो परिवार है, मजदूर जो आदमी है, वो अपने खेत में लगा हुआ है। आज का जो पीक टाइम है, पूरे साल भर की कमाई जो किसान की है, वो आज खेत के अंदर हर मौसम पता नहीं कब गड़बड़ हो जाए, कब नुकसान हो जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर भी अगर आप ये मान के चलते हो तो मैं इन रैलियों को सफल रैली मानता हूँ। क्योंकि अगर खाली टाइम हो और उस टाइम पर भीड़ ना हो, और भीड़ के हिसाब से अगर आप पैमाना लेकर चलोगे तो मेरे अपने आकलन के अनुसार तो वो मेरी वाली रैली भी सफल थी। क्योंकि जिस प्रकार से सरसों की भी कटाई चली हुई है, गेहूं की भी कटाई चली हुई है, मजदूर भी अपना ये सोचता है कि साल भर के दाने में अपने खेत में लाई इकट्ठी कर कर अपने परिवार का पेट पाल दूंगा। तो सबसे पहले तो लोग अपने काम की तरफ देखते हैं। और चुनाव में तो अभी समय बाकी है, चुनाव तो अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुए हैं, चुनाव पूरी तरीके से पीक पर चला हुआ भी नहीं है। और जबकि मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि शायद दीपेंद्र हुड्डा जी ने कलानौर, मैम, रोहतक और जज्जर शहर तो कंप्लीट डोर टू डोर कर ही दिए हैं। और रैली की जहाँ तक बात है, रैली तो इससे ज़्यादा भी होंगी, इससे बड़ी भी होंगी। लेकिन आज अभी आप मंडी में जाकर देख लो, आपको सिलानी गेट से निकलने का रास्ता नहीं है। हर किसान ये सोचता है कि मेरे साल भर की जमा पूंजी है ये, अगर ये भी मैं इकट्ठी नहीं कर पाऊँगा तो मैं फिर क्या करूँगा। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। तो आप ये मानो कहीं ना कहीं लोगों की भावना है। और लाइव डिटेक्टर की जो आपने जहाँ तक बात करी, लोगों के फेस से अंदाज़ा लग जाता है, लोगों की बात से अंदाज़ा लग जाता है। जो समझदार पॉलिटिशियन होते हैं वो इस बात से केवल और केवल आदमी की बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग जाता है कि इस आदमी के अंतरात्मा में क्या है। इसमें एक्सरे नहीं करे जाया करते। एक्सरे तो हड्डी टूट जाए और कुछ हो जाए उसका तो हो जाता है एक्सरे, लेकिन जहाँ तक वोट की बात है ना, तो लोगों की जो भावना की जो बात निकल के आती हैं, उससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई लोगों का मन कहाँ है। और इसीलिए राजनीतिक लोग लोगों के मन को टटोलते हैं और उनकी बात लोग आपके सामने रखते हैं। चलिए ठीक है। खैर, दुष्यंत चौटाला का, अजय सिंह चौटाला का, नैना चौटाला का, दिग्विजय चौटाला का लगातार विरोध हो रहा है, लगातार लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या अब सतपाल पहलवान ये मानते हैं, क्योंकि आप तो इस परिवार को करीब से जानते हैं पहलवान जी, तो क्या अब मान लिया जाए जेजेपी अब खत्म, अध्याय खत्म? मैं तो इस बात को मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से ये पार्टी बनी थी, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर इस पार्टी का गठन हुआ था, जननायक जनता पार्टी, और चौधरी देवीलाल के असूलों को लेकर के चलने की बात इस पार्टी ने करी थी। चौधरी देवीलाल जी एक समय ऐसा था प्रवीण जी कि जो बात मुंह से कह देते थे, चाहे वो किसान के हित की थी चाहे मजदूर के हित की थी, वो बात अपनी को उसको क्रियान्वित करते थे, हकीकत में बदलते थे। जबकि चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन की बात कही तो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे उस समय में। चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि अगर ऐसे पेंशन होती तो मैं बना देता। चौधरी देवीलाल तो ऐसे कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने ये कहा था कि भाई मैं चंडीगढ़ भेड़ भैंस चराने नहीं जा रहा, मैं चंडीगढ़ राज चलाने जा रहा हूँ। मैं लिख दूंगा बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये लागू, नीचे दस्तक कर दूंगा देवीलाल। नाम लेने से चौधरी देवीलाल के नाम को तो आप कैसे करा रहे हो, लेकिन चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण कहाँ तक आप कर रहे हो, ये देखने वाली बात है। चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में रैली का आह्वान करा। उनका 77वां जन्मदिन था चौधरी चरण सिंह जी का। मोरारजी देसाई तब भारत के प्रधानमंत्री होते थे और चौधरी चरण सिंह जी और मोरारजी देसाई के बीच में अनबन बन गई। तो चौधरी देवीलाल जी को मोरारजी देसाई ने बुला कर कहा कि आप ये मत भूलो कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, आपकी कुर्सी जा सकती है। चौधरी देवीलाल ने एक सेकंड सोचे बगैर एक बात कही
कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मैं किसान पहले हूँ, मैं कुर्सी को ठोकर मारता हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की रैली को मनाऊंगा। अगर उन आदर्शों पर दुष्यंत जी चलते तो दुष्यंत जी का पहला नैतिक उत्तरदायित्व ये था कि जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, जिस पार्टी को उन्होंने बार बार ये कहा कि जमुना पार, उस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था, चाहे अपोजिशन में बैठ जाते, चाहे दोबारा चुनाव करवाते। चौधरी देवीलाल ने अनेकों बार इस्तीफे दिए, अनेकों बार राज को ठोकर मारी, बनाया बनाया राज भी टूटा, लेकिन सत्ता की जहाँ तक बात है, सत्ता की जो भूख होती है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं नीचे लेकर के जाती है। अन्यथा ये बात चाहिए थी, जिस दिन किसान आंदोलन पर बैठे उसी दिन सरकार को अपना समर्थन वापस लेकर सरकार को डिजोल्व करा कर जनता के बीच में आना चाहिए था। किसानों के अगर सच्चे हितैषी थे, 750-800 के करीब किसान शहीद हो गए, वो कौन थे? वो किसान ही तो थे, कोई अरे गहरे तो थे नहीं। इस देश के जन्म अन्नदाता थे, इस देश का भरण पोषण करने वाले वो लोग थे। अब फिर दोबारा आंदोलन की बात आई, पंजाब का बॉर्डर सील किया गया, तब तो ज्वाइंट सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की ज्वाइंट सरकार थी। क्यों नहीं दुष्यंत जी ने खड़ा हो गई ये कहा कि रास्ता खोलो भाई, अधिकार सबका है, दिल्ली देश की राजधानी है, किसानों को जाने का अधिकार है। खाली ये कहने से किसानों का हितैषी आदमी नहीं बनता। चौधरी छोटू राम जी भी एक समय में थे, वायसराय ने कहा था कि गेहूं का भाव नहीं बढ़ेगा, चौधरी छोटू राम जी ने 1 सेकंड में कह दिया था कि पंजाब का किसान अपने गेहूं को केंद्रीय पूल में नहीं देगा। वायसराय ने कहा क्यों नहीं देगा? बोले अगर भाव बढ़ाओगे तो गेहूं मिलेगा ना, अच्छा हम खड़ी फसल को आग लगा देंगे, देश भूखा मर जाएगा। अगर आप किसी कौम की, किसी वर्ग की हिमायत करने का बात बढ़ते हो ना, तो फिर निज हित को आपने छोड़ना पड़ेगा, जनहित के लिए कार्य करने पड़ेंगे आपने। अगर जनहित के लिए कार्य करोगे तो आप नेता लंबे बनोगे, और निज हित के लिए अगर आप कार्य करने की सोचोगे तो फिर आप लंबे नहीं चलोगे। ये राजनीति का दस्तूर है। अभय सिंह चौटाला क्या लेंगे? क्योंकि बार बार ये परिवार कह रहा है, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी कहें तो हम दोबारा से आने को तैयार है। क्या अभय इस तरफ कोई फैसला लेंगे, या अब अलग हो गए, अब हो गए? देखो प्रवीण जी, मेरा अभी उस परिवार से ताल्लुक 5-6 साल से नहीं है। अब उनके अपने परिवार की निजी व्यक्तिगत राय है, वो क्या डिसीजन करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जिस किस्म की बातें आ रही उस संभावना से तो ये लगता है कि परिवार इकट्ठा शायद नहीं हो पाएगा। लेना भी नहीं चाहिए, मेरी अपनी ओपिनियन, लेना भी नहीं चाहिए। अब घाटे में जाएंगे, वो उनका अपना डिसीजन है, वो आप अपनी बात मेरे मुंह में ना डालो, वो उनके अपने परिवार का फैसला, वो इकट्ठे होते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उस किस्म से मेरे को नहीं लगता कि राजनीति में कभी ये संभावना हो सकती है कि ये परिवार इकट्ठा शायद हो पाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस बता दीजिए। अब आज अगर हम तुलना करें तो अभय तो 100 मन के हैं ना इनके सामने, अभय सत्य हैं, ये बात तो सिद्ध हो गई। अभय किसानों के लिए खड़े हो सकते हैं, ये तो सिद्ध हो गई ना। हाँ देखो, अभय सिंह जी की जहाँ तक एक बात है, अभय सिंह अपनी बात पर खड़े रहे हैं। उन्होंने चाहे रिजाइन देने की बात थी, चाहे जाट आरक्षण की बात थी, चाहे धरनों पर जाने की बात थी, चाहे वो अपना छोटू राम धाम में चंदा देने की बात थी, जो अभय सिंह ने जो बात कही वो अभय सिंह अपनी बात पर कायम है। और अब फिर 45-46 दिन बाकी हैं आप लोगों के, तो कैसी दिनचर्या चलती रहती है? दिनचर्या लोगों में जाते हैं, लोगों से अपील करते हैं, वोट मांगते हैं लोगों के बीच में जा कर के। लोग जितने संपर्क हमारे हैं उनसे जाकर लोगों से मिलते हैं, 10-5 गाँव में घूम कर आते हैं, लोगों से बात भी चलती हैं, आदान प्रदान बातों का भी होता है, कमियां भी पता चलती हैं, अच्छाइयाँ भी पता चलती हैं। तो सारी चीज़ें ये पूरा दिन अपना सुबह निकल जाते हैं, शाम तक 10-5 गाँव में घूम कर न और इस टाइम वापस आ जाते हैं। बीजेपी इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी चुनाव को। क्या जातीय आधारित बांटने का प्रयास फिलहाल क्या चल रहा है, क्या होगा ऐसा? परवीन जी, आप मेरी बात को नोट करके रख लो। बीजेपी लाख प्रयत्न कर ले, अब की बार वो बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग भी जागरूक हो चुके हैं इस बात से कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसका भाईचारा इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता था। इवन हम एक बार बॉम्बे किसी रैली में गए थे, वहाँ भी लोग इस बात को कहते थे कि भाई हरियाणा से अच्छा प्रदेश नहीं है। तो लोग बागों ने कहीं ना कहीं इस बात को, पिछली बार तो ये कैस उस बात को करा गए थे, और फिर काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हंडी एक बार ही चढ़ती है। बीजेपी लाख प्रयत्न कर ले, चुनाव को जातिवाद पर लोग नहीं जाने देंगे, क्योंकि लोगों ने अपना हित दिखता है, अपने हित नज़रअंदाज नहीं करते लोग। अब चाहे किसी भी बिरादरी का लोग हो, जिस आदमी को किसान है,
चाहे वो अहीर जाति से है, चाहे वो सैनी भाई है, चाहे वो जाट कम्युनिटी से है, चाहे वो हरिजन भाई है। किसान को कौम तो एक है सारी। हमारे दुख सुख साझे हैं, हमारा हुक्का पानी सबका साझे का है, हमारे बातचीत आपस में प्यार प्रेम एक साझे के हैं। एक दूसरे में दुख पड़ जाता है तो सारे एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन ये तो भावनावेश में ला करके लोगों को गर्म कर कर एक बात में आज जो खुद ही इस बात का नारा दिया करते थे राजकुमार सैनी, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। उनकी खुद की बाइट आई हुई है, वो तो खुद इस बात को कह रहे हैं ना कि मैंने नहीं कराया ये काम, भाई भारतीय जनता पार्टी ने काम करवाया। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी ये रणनीति थी, और ये रणनीति बार बार काम नहीं करा करती। चुनाव में एक बार इनका हथकंडा वो चल गया। मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछता हूँ, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हरिजन भाई है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे दलित, सब में खून तो लाल है, सफ़ेद खून तो किसी के अंदर नहीं है। सपोज करो मान लो मैं कल न बीमार पड़ जाता और मेरे को खून की आवश्यकता पड़ जाती, और मेडिकल से मैं उस टाइम तो मेरा परिवार का कोई भी साथी, आप जो मेरे मित्र हो, आप जाओगे तो ये नहीं पूछोगे ये खून किस बिरादरी का है, एक ही बात कहोगे कि भाई मेरे भाई की जान बच जाएगी, आप ये खून डोनेट कर दो। तब वो जात बिरादरी कहाँ जाती है। और इस किस्म का जहर जो अगर समाज के अंदर घोड़ा गया, परवीन जी मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन इस किस्म से देश के हालात जो हैं, अगर जातिवाद पर, धर्मवाद पर, गोतवाद पर, जातवाद पर अगर आप देश को बांट कर चलोगे तो कहीं ना कहीं देश की जड़ें कमज़ोर होंगी। अच्छा उपदेश भी देते हैं आप। खैर आप ये बताइए, सतपाल पहलवान कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हरियाणा का भाईचारा जब अच्छा माना जाएगा जब दीपेंद्र को वोट दे देंगे, अरविंद शर्मा को वोट देने से हरियाणा का भाईचारा है वो खराब माना जाएगा। भाईचारा तो ऐसे तय होता है ना कि सतपाल पहलवान जी किसी की ब्याह शादी में जा रहे हैं, किसी अलग बिरादरी की, वो आपके पास आ रहे हैं, भाईचारा तो ऐसे भी तय हो सकता है। दीपेंद्र को वोट दे दी जाए तो भाईचारा ठीक है, दीपेंद्र को हरा दिया जाए तो भाईचारा खराब हो गया। नहीं परवीन जी, मैं दीपेंद्र जी के चुनाव को आप इससे जोड़ कर जो दे, मान लीजिए कांग्रेस को वोट दे दे तो भाईचारा ठीक है, बीजेपी को दे दे तो भाईचारा नहीं है। भी नहीं कह रहा। हरियाणा बना, हरियाणा प्रदेश को बने हुए लगभग मेरे ख्याल में तो 1962 में बनाया था शायद, 1966 में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रदेश बने। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल। दूसरे कौन बने? दूसरा इतना डीपली राव वीरेंद्र जी। उसके बाद अनेक मुख्यमंत्री बने, भजनलाल जी बने, देवीलाल जी भी बने, बनारसी दास जी बने, मास्टर हुकुम सिंह जी बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने। क्या कभी आपने कभी देखा था ऐसा माहौल जिस किस्म का पिछले चुनाव में? आप चुनाव से हट के इस बात पर आ जाओ, सामाजिकता की बात पर आ जाओ। जो सामाजिकता का ताना बाना है, चुनाव ये चुनाव अगर समाज है तो चुनाव है, अगर समाज नहीं है तो फिर चुनाव भी नहीं है। क्योंकि जब हमारे बैर इतने हो जाएंगे आपस में, अगर हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी नहीं बनेंगे तो खाली चुनाव हमारे किस काम आएगा। चुनाव को इस बात से आप जोड़ कर मत देखो। जो भाईचारे का जो ताना बाना है वो एक अलग परिवेश है, राजनीति एक अलग चीज़ है। दीपेंद्र जी के लिए तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि काम की तुलना पर लोग वोट देंगे। दीपेंद्र जी ने जो काम किए, 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, चाहे उन्होंने MP लैड से पैसा दिया, चाहे उन्होंने हरियाणा सरकार के माध्यम से रिक्वेस्ट करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लोगों के काम करवाए, चाहे उन्होंने वो अनन्य प्रयत्न कर करके लोगों के विकास के काम किए, लोगों को सरकारी जॉब दी, 100 वर्ग गज के प्लाट भी दिलवाए गए। मैं दीपेंद्र जी की तुलना काम के बदौलत कर रहा हूँ, मैं जात पात पे नहीं कर रहा। और ना मैं इस बात की तुलना इस बात से कर रहा हूँ कि भाई जात के ऊपर चुनाव होना चाहिए। मैं खुद इस बात का विरोधी हूँ कि जात पात के ऊपर तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। खुद विरोध करते थे एक वक्त पे, आज काम गिनवा रहे हैं। हाँ, मैं विरोध करता था, मैं नीतियों का विरोध करता था। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ रहा हूँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, आज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोधी था। मैं उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मैं यहाँ 10 साल यूथ का रहा, 7-8 साल जर्नल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन जब एक बात कोई ऐसी आई परिवार में, तो अपना परिवार भी अलग हो जाता है, एक खून का जो परिवार है वो भी अलग हो जाता है। विरोध मैंने व्यक्ति विशेष का नहीं किया। मेरी कोई भी बाइट आप निकाल कर देख लो, कोई मेरा अखबार के अंदर मेरा इंटरव्यू देख लो, मैंने नीतिगत विरोध किया था। मैंने नीतिगत विरोध हमेशा किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहा।
मैंने किसी व्यक्ति विशेष का विरोध ये नहीं कह के किया, न जातवाद के आधार पे किया, न किसी दूसरे आधार पे किया। हाँ, नीतियों का विरोध मैं अवश्य करता था और किया था, मैं आज भी उस बात को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ आदमी रहता है, फिर उस जहाँ जिस पार्टी में, मान लो हम आज कांग्रेस पार्टी में आ गए, पिछले चुनाव में दीपेंद्र जी लेकर आ गए थे पार्टी में, तो हम उस बात को आज भी कहते हैं, इस बात को आज कोई मना थोड़ा कर रहे हैं। भाई दीपेंद्र जी ने जो काम करे हैं वो काम हम बता रहे हैं, काम उस टाइम भी बता रहे थे, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी थी कि जिनको लेकर के हम सहमत नहीं थे, तो हमने उस बात का विरोध किया। बहुत बहुत थैंक यू। सतपाल पहलवान जी थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और एक इसी मुद्दे को लेकर चुनाव चल रहा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता क्या अब की बार मतलब भाईचारा दिखाएगी, और भाईचारा दिखाने का मतलब हो जाता है शायद राजनेताओं के लिए कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए, बीजेपी को वोट देना शायद भाईचारा खराब हो जाता है। लेकिन पहलवान जी मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने विकास किए हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और लगातार तमाम लोग जुटे हुए हैं। और 2 लाख की जीत का दावा सतपाल पहलवान जी हैं, वो लगातार पहले दिन से लगातार हैं, वो करते आ रहे हैं। हालांकि वो तो 25 तारीख बता देगी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पहलवान जी की बातों में कितना दम है। उसके लिए तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत है वो झोंके हुए हैं। धन्यवाद।